मंडे नाइट वॉर्स का पीरियड रेसलिंग फैंस के लिए इतना स्पेशल इस वजह से था क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स निकल कर आए जिनको पहले कोई नहीं जानता था और इन्होंने इतना बड़ा अपना करियर बना लिया कि आज हम इनको इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉन्स की तरह जानते हैं। और इन्हीं में से आइकॉन एक ऐसा है गाइस जो कि आज तक रेसलिंग में इतना कमाल कर रहा है कि लोगों ने ये बात सोची नहीं होगी। ये गॉड गिफ्टेड एबिलिटी के साथ आया था, इसके पास रेसलिंग था, कैरिज्मा था, माइक पे बोलने की ताकत थी और ये थे गाइस क्रिस जेरिको, जिन्होंने अपने अलग अलग पॉइंट्स ऑफ करियर में इतनी फ्रस्ट्रेशन देखी है कि इनको नहीं लग रहा था कि इनकी 12 साल में देखी गई ड्रीम जो कि थी WWE को ज्वाइन करना कभी पूरी हो पाएगी। लेकिन अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा ही करा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इनकी जर्नी किस तरीके से बहुत डिफिकल्ट थी लेकिन तब भी उन्होंने ये सारी चीजें कैसे अचीव कर ली। तो जो लाइक का गोल है हमेशा की तरह रहेगा गाइस, 2000 का फटाफट से आपको उसको पार कराना है। वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया एंड वेलकम बैक टू मंडे नाइट वॉर एपिसोड नंबर 11 जिसका नाम है मंडे नाइट जेरिको। और ये होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का एपिसोड। अगर आपने पुराने एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे, हर बार मैं कहता हूँ लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, पूरी प्लेलिस्ट है एपिसोड 1 to 10 आप पहले जाके देखें, उसके बाद यहाँ पे आपको वापस आना चाहिए। लेकिन अगर आपने सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली हैं तो आप ये बात जानते हैं कि 1996 में रेसलिंग इवॉल्व हो रही थी। WWE और WCW आपस में मंडे नाइट्स में वॉर के अंदर थे, फैंस अपनी साइड चुन रहे थे किसकी साइड उनको जाना है। सारी चीजें बहुत फन थी और क्रिस जेरिको यहाँ पे हमको बताते हैं कि किस तरीके से हमेशा वो टीम WWE थे क्योंकि 1980 से वो इसी कंपनी को देखते थे और जब वो सोचते थे कि मुझे रेसलर बनना है तो लोग उनको कहते थे कि भाई तुम्हारा साइज बहुत स्मॉल है। उस समय सारे जायंट टाइप रेसलर्स होते थे लेकिन जेरिको ने इन बंदों की बात नहीं सुनी और जैसे ही वो यूएस से बाहर निकले उन्होंने इस चीज को नोटिस करा कि ये साइज वगैरह कुछ मैटर नहीं करता और उन्होंने डिसाइड करा कि वो 5-6 साल ऐसी ही कंट्रीज में बिताएंगे जैसे कि मैक्सिको और जापान और आर्ट ऑफ रेसलिंग को जो है वो परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जेरिको कहते हैं कि मैं 8-9 महीने तक अपनी फैमिली को नहीं मिल पाता था लेकिन मैं बहुत डेडिकेटेड था इस चीज की तरफ। और डीन मेलेंको भी कहते हैं कि जेरिको कभी भी कोई काम आधा अधूरा नहीं करते थे, जो भी काम करते थे 100% उसमें अपना देते थे। तो गाइस जो क्रिस जेरिको का डेब्यू था वो हुआ था एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग यानी कि ECW में। और अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये बात हम जानते हैं कि ECW टैलेंट को ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छी प्रमोशन मानी जाती थी और पॉल हेमन को यहाँ पे रेकमेंड करा गया था कि भाई जेरिको नाम का ये बंदा है, इसको साइन करो, ये तुम्हारी कंपनी में बिल्कुल परफेक्टली फिट इन होगा। और उस समय ECW का विजन भी यही था कि हमको फॉरेन टैलेंट को अंदर लेके आना है जो कि ये जापानीज मैक्सिकन स्टाइल लड़ सके और एग्जैक्टली यही चीज ECW को क्रिस जेरिको ने ऑफर करी। वो लायन हार्ट के नाम से भी जाने जाते थे और वो एक इंस्टेंट सक्सेस थे यहाँ पे। और टॉमी ड्रीमर भी बात करते हैं कि किस तरीके से जो समय उन्होंने ECW में बिताया यहाँ पे जेरिको ने सिर्फ अच्छे मैचेस ही दिए थे। तो जो इनका स्टिंट था ECW में वो ज्यादा लंबा नहीं था और कुछ महीने तक यहाँ पे रहे, केवल 22 मैचेस इन्होंने लड़े। लेकिन जेरिको कहते हैं कि इन मैचेस ने मुझे इतनी बड़ी प्रोफाइल दे दी कि मैं अपने नेक्स्ट बड़े मूव के लिए रेडी था। और इस समय पे गाइस WCW जो है वो रेटिंग्स में मंडे नाइट रॉ से जीत रही थी और वो अपनी एक क्रूजर वेट डिवीजन को भी बिल्ड कर रहे थे। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि क्रिस जेरिको उनकी लिस्ट पे बिल्कुल टॉप में थे। तो पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं कि जेरिको एक शो में परफॉर्म कर रहे थे जिसका नाम था वर्ल्ड रेसलिंग पीस फेस्टिवल और एरिक बिशॉफ उस शो में स्काउटिंग करने आए हुए थे टैलेंट के लिए। और जैसे ही उनको ये बात पता लगी वो ये बात मान चुके थे कि अब जेरिको हमारी कंपनी से चले जाएंगे क्योंकि WCW की नजरें उनके ऊपर पड़ चुकी हैं। तो अपने घर से इतने साल दूर रहने के बाद, फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करने के बाद जेरिको को फाइनली अपना बड़ा मूव मिल गया था और अगस्त 26, 1996 को उन्होंने WCW के साथ डेब्यू करा था। और वो यहाँ पे कहते हैं कि उनको ये मोमेंट बहुत पसंद आई क्योंकि WCW भी उस समय बहुत बड़ी कंपनी थी और जबकि उनकी ड्रीम थी WWE में जाना जहां पर वो नहीं थे, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं WCW में आ गया हूं तो डेफिनेटली विंस मैकमैन की नजरें मेरे पे पड़ने वाली हैं और क्या पता एक फ्यूचर चांस मुझे मिल जाए WWE के लिए भी काम करने के लिए। और यहाँ पे बुकर टी और रिक फ्लेयर बात करते हैं कि किस तरीके से जबकि क्रिस जेरिको की लुक बिल्कुल एक प्रिटी बॉय की तरह थी लेकिन तब भी वो काफी टफ थे और बहुत अच्छी रेसलिंग करते थे। तो जेरिको गाइस काफी कमाल के थे और क्रूजर वेट डिवीजन एक बहुत बड़ा रीजन था कि आखिर क्यों WCW रेटिंग्स के अंदर जीत रही थी। लेकिन अगर हम टीवी टाइम की बात करें तो मोस्टली NWO ही इसको डोमिनेट कर रही थी और जेरिको जैसे लोगों को कुछ खास स्क्रीन टाइम मिल नहीं रहा था। तो इस समय पे फैंस काफी स्मार्ट हो चुके थे और जो टीवी पे रेसलिंग थी वो इतनी मैटर नहीं करती थी जितने की गिमिक्स मैटर करते थे। और जेरिको का यहाँ पे कोई भी गिमिक नहीं था, वो एक स्टूपिड बेबी फेस थे जो कि बस मैचेस लड़ते रहते थे। और इनफैक्ट डैनियल ब्रायन भी यहाँ पे कहते हैं कि जेरिको का गिमिक बहुत ज्यादा लेम था। तो
तो जेरिको एक अच्छी जगह में नहीं अपने आप को फील कर रहे थे, क्योंकि NWO में सारा एफर्ट डाल रही थी WCW, उनके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और बेसिकली उनको एक लूजर की तरह माना जा रहा था। लेकिन क्रूजर वेट डिवीजन पे ज्यादा ध्यान ना देने के बावजूद भी 1998 के स्टार्ट में WCW रिकॉर्ड नंबर कर रही थी रेटिंग के अंदर, और फाइनली इस समय उन्होंने डिसाइड करा कि भाई क्रिस जेरिको को हम हील टर्न करने वाले हैं, और इनको एक ऐसी मोमेंट मिल गई जो कि इतने समय से वो उसका इंतजार कर रहे थे। तो जेरिको कहते हैं यहाँ पे उनको मौका मिला अपने आप को प्रेजेंट करने का, जो वो माइक पे बोलना चाहते थे वो बोल रहे थे यहाँ पे, और उनको इस चीज का डेफिनेटली क्राउड से एक रिएक्शन भी मिला, क्योंकि वो कहते हैं मैं रियल लाइफ में बहुत सार्कास्टिक इंसान हूँ, मुझे पता है कि कब मैं अच्छा बन सकता हूँ, कब मैं बुरा बन सकता हूँ, और इसी कैरेक्टर को मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और WCW नाइट्रो पे फीचर करा, तो डेफिनेटली इस चीज को रिएक्शन मिलना ही था। और कोडी रोड्स और ब्रेट हार्ट यहाँ पे बात करते हैं कि कितने इंटेलिजेंट थे क्रिस जेरिको, कितना कमाल का उनका स्किल था कि जब भी वो चाहें फैंस को लिटरली पिस ऑफ कर सकते हैं, उनको खुंदक दिला सकते हैं, और वही उनके कैरेक्टर का मेन रोल था। तो जबकि जेरिको को कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन वो कहते हैं जितना भी मुझे मिल रहा था मैं उससे सीखने की कोशिश कर रहा था, अपने चांसेस लेने की कोशिश कर रहा था, और जितना भी टीवी टाइम मुझे मिल रहा था मुझे बस ये था कि इसका मैं कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं। अगर मुझे 1 मिनट मिल रहा है तो मैं सोच रहा था भाई 5 मिलियन व्यूअर्स हैं, इनके आगे अगर 1 मिनट मुझे मिलता है तो ये 1 मिनट में अपना बेस्ट कैसे बना सकता हूं, ऐसी थिंकिंग थी यहाँ पे क्रिस जेरिको की। और जैक राइडर कहते हैं कि जेरिको ने मंडे नाइट्रो को जो है वो मंडे नाइट जेरिको में कन्वर्ट कर दिया था, और उसके बाद लोग इनके साइंस लेके आने लगे थे, वो अपने फैंस को जेरिको हॉलिक्स बोलने लग गए थे। और ब्रायन कहते हैं ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि इनको फ्रीडम दी जा रही थी। और जेरिको भी यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से जब वो एरिक बिशॉफ के पास जाते थे कि भाई मुझे ऐसे ऐसे अपना प्रोमो कट करना है, तो बिशॉफ कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे, बस कहते थे अपने टाइम स्लॉट का ध्यान रखना, ज्यादा लंबा प्रोमो मत कट करना, और तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो। तो जो लोग जेरिको को पसंद करते थे वो उनके जेरिको हॉलिक्स बन चुके थे, लेकिन जो उनको हेट करते थे वो डेफिनेटली उनको एज अ इडियट ही समझते थे। लेकिन जो पहला बड़ा मोमेंटम मिला जेरिको को वो थी उनकी फ्यूड अगेंस्ट डीन मेलेंको गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बना। मेलेंको को एक आइस कूल इंसान माना जाता था जिनको सारी ऑडियंस रिस्पेक्ट करती है, और दूसरी तरफ है ये बंदा जेरिको जो हमेशा इसको डिसरिस्पेक्ट करता रहता है, फैंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो ऑब्वियसली फैंस जेरिको को जो है वो हेट करते हैं। ये एक परफेक्ट मैच था, ये रिंग के अंदर कमाल के मैचेस देते थे दोनों, और रिंग के बाद जेरिको और मेलेंको का जो माइक वर्क था वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, और पूरी ऑडियंस ये देखना चाहती थी कि मेलेंको शुड किक जेरिकोज एस। तो यहाँ पे गाइस अगर आपने देखा हो तो बहुत बार हमने मीम देखी है कि जेरिको के हाथ में वो बहुत लंबी सी लिस्ट पकड़ी होती है और कुछ ना कुछ लोग उसके ऊपर मीम बनाते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि वो मीम एक्चुअली में इस फ्यूड की एक सेगमेंट से आई है, क्योंकि यहाँ पे बोला चाहता था डीन मेलेंको को अ मैन ऑफ 1000 होल्ड्स, यानी कि उनको 1000 तरीके के मूव आते हैं, और जेरिको इस चीज को मॉक करते हैं एक सेगमेंट पे ऑन WCW नाइट्रो। वो एक इतनी लंबी सी लिस्ट ले आते हैं और उसमें उन्होंने 1000 होल्ड के नाम लिखे हुए हैं, और वो एक एक करके धीरे धीरे जो है वो इस चीज को पढ़ रहे हैं, लोग को बोर कर रहे हैं बुरे तरीके से। मिज याद करते हैं किस तरीके से ये चीज पूरी कमर्शियल में चली जाती है। कमर्शियल से हम वापस आते हैं और जेरिको तब भी वो मूव्स वहीं पे खड़े होकर पढ़ रहे हैं, मूव नंबर 700 तक वो पहुंच गए। तो ये चीज बहुत ज्यादा फनी थी, और अगर आपको उस मीम के पीछे का एक्चुअल रीजन नहीं पता था तो आज आपको ये चीज पता लग गई। तो जेरिको की गाइस ये जो ईगोइस्टिक फिगर थी ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही थी, और दूसरी तरफ WWE की एटीट्यूड एरा स्टार्ट हो चुकी थी, राइज पे थी, और ऑलमोस्ट 2 साल बाद यहाँ पे WWE ने हराया था WCW को इन द मंडे नाइट रेटिंग्स। और जेरिको कहते हैं कि मैं हमेशा टीम WWE था, लेकिन मैं इस समय पे WCW में था और मैं हराना चाहता था यहाँ पे WWE को, ताकि उनकी नजरें मेरे पे पड़े और वो बोले यार इस बंदे ने हमें हराया है, हमें इसमें इंटरेस्ट है, हम इसको अपनी कंपनी में साइन करते हैं। तो एरिक बिशॉफ यहाँ पे हमको बताते हैं कि किस तरीके से जेरिको अपने कैरेक्टर की डेवलपमेंट में खुद रिस्पॉन्सिबल थे, हमेशा फोकस्ड और हंग्री रहते थे, और यही रीजन था कि उनको WCW में टीवी टाइटल जीतने का मौका मिला। और रे मिस्टीरियो कहते हैं कि क्रूजर वेट डिवीजन में से जो पहला इंसान था जिसने ब्रेक थ्रू करा था आगे, जिसको थोड़ा सा पुश मिला था, वो क्रिस जेरिको थे, क्योंकि इनके पास हमेशा कमाल के आइडियाज रहते थे अपने कैरेक्टर के लिए। और क्योंकि यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो रहे थे गाइस, तो एक चीज यहाँ पे उनको चाहिए थी एक और, जो कि था WCW चैंपियन, अनडिफीटेड चैंपियन गोल्डबर्ग के अगेंस्ट एक मैच, और ये एक परफेक्ट मोमेंट थी जिसके ऊपर WCW यूटिलाइज कर सकती थी। तो सितंबर 13, 1998 के फॉल ब्रॉल पेपर व्यू में सबसे पहले जेरिको ने कॉल आउट करा था गोल्डबर्ग को गाइस, और उसके आने वाले हफ्तों में वो काइंड ऑफ उनको चैलेंज कर रहे थे मैचेस में। इनफैक्ट उनके जैसे दिखने वाले बहुत ही फ्लॉप रेसलर्स को लेके आ रहे थे, उनको हरा रहे थे। गोल्डबर्ग को ग्रीनबर्ग कह रहे थे पता नहीं क्यों, और उसके बाद अपनी एक स्ट्रीक बनानी उन्होंने शुरू कर
कर दी थी गोल्डबर्ग के अगेंस्ट कि अगर किसी को भी मैं हराता हूं तो वो काउंट करते थे कि मैंने गोल्डबर्ग को हराया है गाइस। और इनफैक्ट उनकी यहाँ पे उन्होंने एंट्रेंस भी चुरा ली और जेरिको के साथ जो गार्ड्स आते थे वो गोल्डबर्ग के स्ट्रॉन्ग गार्ड्स की तरह नहीं थे, बल्कि बूढ़े और मोटे इंसान थे जो कि यहाँ पे वेस्ट लेंथ तक का टॉप पहन के आ रहे हैं। तो ये चीज बहुत फनी थी। और जैसे गोल्डबर्ग अपना बैक स्टेज चलते चलते सीधा रिंग की तरफ आते हैं, जेरिको जो है वो चलते चलते कहीं और ही गलत गेट से बाहर निकल जाते हैं अरीना से और अरीना में उनको लॉक कर दिया जाता है। तो ये बहुत फनी चीजें थी और जेरिको ने जिस तरीके से गोल्डबर्ग को मॉक करा था ये बहुत ही कमाल था। और एक बार फिर से बेथ फीनिक्स और डॉल्फ जिगलर यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से जेरिको को ये बात आती थी कि वो अपने आप को लाइमलाइट में डाल सकते हैं, अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इस चीज के जेरिको एक बिल्कुल कमाल के मास्टर हैं। तो जेरिको बिल्ड करे जा रहे थे अपनी फ्यूड गोल्डबर्ग के साथ गाइस और मैचेस जीते जा रहे थे, अपनी स्ट्रीक बना रहे थे। 3-0 4-0 स्ट्रीक हो गई थी उनकी, लेकिन गोल्डबर्ग के साथ अभी भी कोई मैच हुआ नहीं था। और ये मैच इनफैक्ट कभी हुआ भी नहीं क्योंकि WCW की मैनेजमेंट ने इसको कभी अप्रूव ही नहीं करा। गोल्डबर्ग खुद भी इस मैच के लिए रेडी नहीं थे, वो नहीं देखते थे कि जेरिको जैसा रेसलर उनके अगेंस्ट कैसे लड़ सकता उनके टाइटल के लिए, उनको ये चीज रियलिस्टिक नहीं लग रही थी। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि मैं कभी भी जेरिको को एज अ हैवीवेट रेसलर नहीं देखता था। और जबकि इतने सारे फैंस इस चीज के लिए एक्साइटेड थे, जेरिको ने अकेले अपने बलबूते पे इसको इतना बिल्ड कर दिया था और इतने पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे WCW के पास, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को कभी इंप्लीमेंट करा नहीं। और गोल्डबर्ग ने बेसिकली यहाँ पे अटैक कर दिया और क्रिस जेरिको को एक स्पीयर मार दिया और उसके बाद ये फ्यूड अचानक से ही खत्म कर दी गई थी। और जेरिको कहते हैं इस मोमेंट पे मुझे लगा कि अगर मैं इतना करने के बाद भी WCW को इस बात में नहीं जिता सकता कि मेरा लेवल क्रूजर वेट डिवीजन से ऊपर है, तो शायद मेरी कोई भी चीज इनको कभी इंप्रेस नहीं करने वाली। और यही वो समय था जब एक्चुअली में जेरिको ने अपनी नजरें जमानी स्टार्ट कर दी ऑन WWE और वो चाहते थे यहाँ से बाहर निकलना। और CM पंक कहते हैं कि इस समय पे जेरिको एक WWE का ही सुपरस्टार था जो कि WCW की दुनिया में आके फंस चुका है। तो 1999 के स्टार्ट में गाइस रॉ ने अपनी स्ट्रीक बनानी शुरू कर दी थी ओवर नाइट्रो। वो सारे शोज लगभग 2-3 मिनट में सोल्ड आउट कर देते, शुरू से लेके एंड तक 11 की 11 सेगमेंट पूरे शो पे कमाल की होती थी। और हमें गाइस यहाँ पे कमाल की स्टोरी जानने को मिलती है कि WCW के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रहते हुए जेरिको ने WWE को कांटेक्ट करने की कोशिश करी और जब उनकी बात हुई यहाँ पे विंस मैकमैन ने उनको अपने घर पर इनवाइट करा और मिस्टर स्टीवनसन नाम की एक फेक आइडेंटिटी दी, फ्लाइट बुक कराई उनकी। जेरिको कहते हैं मैं विंस के घर जाता हूँ, शेन मैकमैन दरवाजा खोलते हैं और मुझे वेलकम करते हैं अपने घर में और मैं इतना नर्वस हूँ क्योंकि जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ ये सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, विंस मैकमैन के साथ मीटिंग चल रही है और विंस मुझे अलग अलग आइडियाज यहाँ पे पिच कर रहे हैं और मैं बस बोल रहा हूँ कि हाँ विंस सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और विंस कहते हैं कि जेरिको ने आके मुझसे भीख मांगी थी कि मेरे को प्लीज नौकरी दे दो। फिर वो हंसते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं जोक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में हमारी मीटिंग सच में हुई थी। और जेरिको कहते हैं कि इस पूरी मीटिंग में जबकि सब कुछ पॉजिटिव था, विंस ने ये बात नहीं बोली कि आगे जेरिको मेरे लिए WWE में काम करो। और वो बहुत इंटेलिजेंट थे इस समय क्योंकि उनको पता था ये बंदा WCW के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है और अगर मैं उसको डायरेक्टली ऐसे कोई ऑफर देता हूं तो मेरे अगेंस्ट कुछ केस हो सकता है, ये बंदा क्या पता आगे जाके कुछ कर दे ऐसा या फिर WCW को ही केस कर दे। तो विंस मैकमैन उनको डेफिनेटली अपनी कंपनी में लाना चाहते थे, लेकिन अभी उन्होंने उनको कोई वर्बल एग्रीमेंट नहीं दी। लेकिन इस चीज के बावजूद जेरिको ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी थी WCW के सामने कि वो जंप करना चाहते हैं WWE की तरफ और केवल 6 महीने उनके कॉन्ट्रैक्ट में बचे थे, जिनमें से पहले 2 महीने तो वो इंजर्ड हो गए। वो वापस आए, उन्होंने रीसाइन नहीं करा और एरिक बिशॉफ ने डिसाइड करा कि उनको पनिश करना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या पनिशमेंट मिली जेरिको को? उनकी पनिशमेंट थी कि तुम्हें नाइट्रो में नहीं आना, केवल हाउस शोज करने हैं और मैं तुम्हें पूरी सैलरी भी दूंगा। और जेरिको हंसते हैं, कहते हैं ऐसी पनिशमेंट तो भगवान सबको दे। तो एरिक बिशॉफ यहाँ पे कहते हैं कि मुझे बहुत दुख था कि जेरिको मेरी कंपनी से चले गए, लेकिन दूसरी तरफ मैं इस चीज को समझ सकता था क्योंकि WWE और जेरिको दोनों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो जेरिको गाइस अब WWE में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और वो अपने डेब्यू के आइडिया सोच रहे थे और वो कहते हैं कि उस समय बिल्कुल जो है वो सेंचुरी पलटने वाली थी, मिलेनियम आने वाला था, यानी कि साल 2000 आने वाला था और उस चीज का काउंटडाउन चल रहा था। अलग अलग जगह पे एक क्लॉक चल रही थी और इसी क्लॉक से उनको आइडिया आया कि यार जब मैं डेब्यू करूं तो ऐसी कोई क्लॉक चलनी चाहिए। उन्होंने विंस को आइडिया पिच करा, ये आइडिया अप्रूव हुआ गाइस और रियल लाइफ वाले मिलेनियम काउंटडाउन की तरह यहाँ पे WWE ने अपना एक काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया कि कुछ ना कुछ होने वाला है ऐसे 300 घंटों के बाद। और वो यहाँ पे Y2K क्राइसिस की बात कर रहे थे जो कि उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी जैसी साल 2000 शुरू होगा, क्योंकि जब कैलेंडर पलटेगा तो सारे कंप्यूटर चलने बंद हो जाएंगे। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में अमेरिकन स्पेशली बहुत नर्वस थे और ये यहाँ पे स्टोरी लाइन में भी बिल्कुल फिट हो रही थी। अब जेरिको
जेरिको कहते हैं कि इस पॉइंट पे भी मैं WCW के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर था और ये मेरे टीजर तैयार होने शुरू हो गए थे, तो मैं सोच रहा था कि भाई पता ना लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो क्या पता मुझे सुई ना कर दिया जाए। लेकिन विंस रूसो ने यहाँ पे एक ऐसा आइडिया सोचा जिसने प्रोबब्ली जेरिको के गाइस पूरी जिंदगी पलट के रख दी। और वो जीनियस आइडिया ये था कि ये जो काउंटडाउन चल रहा है इतने लंबे समय से, रॉक के एक प्रोमो के बीच में आके रुकने वाला है और वहां पे जेरिको इंटरप्ट करेंगे रॉक को, और जो उस समय कंपनी का सबसे बड़ा स्टार था वो इंटरप्ट किया जाएगा एक बिल्कुल न्यू कमर से। तो जेरिको की जिंदगी यहाँ पे बदलने वाली थी, उनकी ड्रीम्स जो है वो सच होने वाली थी, क्योंकि फाइनली वो WWE में जा रहे थे। और अगस्त 9, 1999 इन अ सोल्ड आउट अरीना ऑफ शिकागो इलिनॉय, यहाँ पे गाइस ये फाइनली होता है काउंटडाउन खत्म टाइटैंटन के ऊपर रॉक के प्रोमो के बीच में, और उसके बाद लाइट्स हो जाती है ऑफ, और फिर स्क्रीन के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि अजीब सी कुछ फुटेज चल रही है ब्लू कलर की, एकदम से ब्रेक द वॉल्स डाउन का गाना बजना स्टार्ट होता है, और जब स्क्रीन पे जेरिको लिखा आता है और जो लोगों ने गाइस शोर मचाया, ओ माय गॉड, ऐसा रिएक्शन प्रोबब्ली गाइस हमने किसी और डेब्यू में नहीं देखा इन द हिस्ट्री। और इसी वजह से गाइस CM पंक, माइकल कोल, इनफैक्ट द रॉक खुद बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेब्यू इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग बिजनेस। और जेरिको को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एक स्टार की तरह ट्रीट करा गया था, और जैसे वो आके रॉक को इंटरप्ट करते हैं तो भाई समझ आ जाता है कि ये बंदा डेफिनेटली कुछ बड़ा करने वाला है। और जेरिको कहते हैं कि उनको पता था कि ये कभी ना कभी उनके लाइफ में मोमेंट आने वाली है, और इससे पहले उन्होंने जितना भी काम करा है ECW, WCW या फिर मैक्सिको या जापान में, वो स्टेपिंग स्टोन था, लेकिन ये उनका एक्चुअल में गोल था। और क्रिश्चियन कहते हैं कि WWE ने इन 10 सेकंड में जेरिको को उतना पॉपुलर बना दिया जितना कि WCW इतने सालों में नहीं बना पाई। और डीन मेलेंको यहाँ पे काफी फनी स्टोरी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि नाइट्रो चल रही थी लाइव, हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उस समय क्रूजर वेट्स की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उन्होंने कहा हमने कमरा ढूंढा, एक बंदे को खड़ा करा के तू गेट पे खड़े रहे, एक टीवी ढूंढा, उस पर रॉ चलाई, और हमने क्रिस जेरिको का डेब्यू भी लाइव देखा, क्योंकि हम बहुत खुश थे जेरिको के लिए, और ऐसा लग रहा था कि कोई प्रिजनर जेल से बिल्कुल फ्री हो गया। इतनी कमाल की ये मोमेंट थी, गूज बम्प्स मोमेंट। और ये गाइस अगर आपने डेब्यू की वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। अब ये डेब्यू तो बहुत एपिक था, लेकिन जेरिको से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी, उन पे काफी प्रेशर था कि आगे वो क्या करने वाले हैं, क्या वो अच्छा कर पाते हैं या फिर नहीं। और आते ही जो है जेरिको एकदम एडजस्ट नहीं कर पाए थे WWE के स्टाइल में, और वो अच्छे मैचेस भी नहीं दे रहे थे, और लगभग 2 हफ्तों के अंदर ही जेरिको जो है वो हेट करे जा रहे थे क्राउड से, लोग जेरिको सक्स की चैंट कर रहे थे। और जेबीएल यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से किसी भी नए सुपरस्टार के लिए WWE में आके एकदम से एडजस्ट करना इजी नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग हैं और सारे तरीके अलग हैं, और इसकी वजह से डेफिनेटली जेरिको को यहाँ पे टाइम चाहिए था। तो जेरिको बात करते हैं कि किस तरीके से उनके पहले 2 महीने बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले थे। नो मर्सी का वो 1999 वाला पेपर व्यू, जब एज, क्रिश्चियन और हार्डी बॉयज ने वो कमाल का लैडर मैच दिया, उस पेपर व्यू में वो नहीं थे, और जब भी उनको चांसेस मिलते थे जो कि ज्यादा नहीं थे, वो उस पर डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, और जो लोगों ने उम्मीद लगाई थी क्रिस जेरिको से वो उनकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रहा था, वो अपनी हाइप पे डिलीवर नहीं कर पाए थे। लेकिन जेरिको कहते हैं कि यहाँ पे उनको टाइम चाहिए था, और जबकि जेरिको का इतना अच्छा रन नहीं चल रहा था, मंडे नाइट रॉ बिल्कुल गाइस उड़ रही थी इस समय पे, और WCW दूसरी तरफ मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि वहाँ बैक स्टेज पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा थी, गलत लोगों के हाथ में इतना कंट्रोल दे दिया गया था कि वो बिल्कुल कंपनी डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। और विंस यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम्हें एक अच्छा शो चलाना है तो तुम्हें अच्छी स्टोरी लाइन्स चाहिए और एक डेडिकेटेड रोस्टर चाहिए जो एक अच्छा शो बनाने के लिए बिल्कुल हमेशा रेडी रहे। और 1999 के एंड में इसी रोस्टर के साथ जेरिको भी अब घुलना मिलना अच्छे से स्टार्ट हो गए थे, लोग उनको पसंद कर रहे थे, और इसका रिवॉर्ड उनको मिला दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और मिक फोली बात करते हैं कि किस तरीके से जेरिको ने प्रूव करा कि वो हमेशा डेडिकेटेड थे, विलिंग टू वर्क थे, और इन हार्ड टाइम्स को उन्होंने क्रॉस करा अचीव करने के लिए जो चीज उनको करनी थी। तो जेरिको इस समय पे धीरे धीरे WWE फैंस की रिस्पेक्ट पा रहे थे, और अब ऐसा नहीं था कि WCW की तरह बस वो मीन प्रोमोस कट करेंगे और हेट इजीली पालेंगे लोगों से। और दूसरी तरफ WCW के क्रूजरवेट डिवीजन को भी ऐसा देख के लगा कि हमको भी ये सेम मूव करना चाहिए गाइस, और डीन मेलेंको, एडी गरेरो, क्रिस बेनोआ, पेरी सैटन जैसे जो टैलेंट्स थे वो भी यहाँ पे आ चुके थे अब WWE के अंदर। और ये जो माइग्रेशन थी इन सुपरस्टार की, वो WWE की ग्रोथ को कंटिन्यू कर रही थी, और साथ के साथ WWE की डिक्लाइन जो है वो और भी ज्यादा हो रही थी। तो स्टेफनी मैकमैन यहाँ पे एक बार फिर से कहती हैं, तीसरी ऐसी इंसान है जिन्होंने यहाँ पे बात बोली है कि जेरिको को पता था कि कब मुझे अच्छा बनना है और कब मुझे बुरा बनना है। और जेरिको कहते हैं जो स्टेफनी के साथ मेरी फ्यूड हुई, ये एक्चुअली में वो चीज थी जो कि मुझे नेक्स्ट लेवल तक लेके चली गई। तो गाइज अप्रैल 17, 2000 के मंडे नाइट रॉ एपिसोड में ट्रिपल एच और क्रिस जेरिको का मैच होने वाला था, और क्रिस जेरिको बहुत समय
समय से स्टेफनी की बेइज्जती कर रहे थे और ट्रिपल एच यहाँ पे लड़ रहे थे फॉर हर वाइफ्स ऑनर। और यहाँ पे क्रिस जेरिको फोर्स कर देते हैं ट्रिपल एच को कि वो अपना टाइटल भी इस मैच के अंदर डिफेंड करें और गुस्से में आके ट्रिपल एच इस बात को मान जाते हैं। अब सबसे कमाल की बात ये थी जो कि किसी ने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जेरिको इस मैच को जीत गए और बन गए WWF चैंपियन और ट्रिपल एच हो जाते हैं बिल्कुल पागल, स्टेफनी बिल्कुल पागल। जैक स्वैगर और डॉल्फ जिगलर यहाँ पे बात करते हैं कि ये मोमेंट बहुत शॉकिंग थी और जॉन सीना कहते हैं कि ये मोमेंट एक्चुअली दिखाती है कि अगर कोई सुपरस्टार डेफिनेटली अचीव करना चाहता है, डेडिकेटेड है अपनी ड्रीम्स के ऊपर और उस पर रेगुलरली काम करता है तो कुछ भी पॉसिबल है। और जेरिको की इस विक्ट्री ने उसको दिखाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रिपल एच रेफरी को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने फास्ट 3 काउंट करी थी और वो उनको फोर्स करते हैं कि जेरिको से टाइटल छीन के वापस लाया जाए और ट्रिपल एच को ये टाइटल दे दिया जाए। तो जबकि यहाँ पे गाइस क्रिस जेरिको को अपना टाइटल वापस करना पड़ गया था, जिम रॉस कहते हैं कि वो जो पॉप मिली थी जेरिको को ये टाइटल जीतने के बाद वो क्लियर इंडिकेशन थी कि ये बंदा आगे जाके कितना स्टार बन सकता है और इस चीज ने गाइस यहाँ पे जेरिको के सक्सेस को और भी ज्यादा स्काई रॉकेट कर दिया। तो WWE के इतने कमाल के सक्सेस के साथ साथ WCW सर्वाइव नहीं कर पाई और विंस मैकमैन ने इस कंपनी को खरीद लिया था गाइस। और क्रिस जेरिको यहाँ पे कहते हैं कि हमेशा मैं ये बात बोलूंगा कि जितना होगन और नैश का क्रेडिट था WCW के सक्सेस में, उतना ही मेरे और बाकी क्रूजरवेट डिवीजन का भी था। और क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे सुपरस्टार्स का मिस यूज करा, वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि आखिर वो कंपनी क्यों डूब गई। और क्योंकि गाइस अब WCW के टैलेंट WWE के अंदर आ रहे थे, साथ के साथ आया WCW का वर्ल्ड टाइटल और यहाँ पे विंस मैकमैन जो है वो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे और उनको गाइस यूनिफाई करनी थी WWE चैंपियनशिप और WCW की वर्ल्ड चैंपियनशिप और बनने वाला था रेसलिंग की हिस्ट्री में सबसे पहला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो दिसंबर 9, 2001 वेंजेंस पेपर व्यू की ये बात है जब गाइस 4 सुपरस्टार्स, 3 मैचेस और एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हमें देखने को मिला। यहाँ पे 4 सुपरस्टार्स थे, कर्ट एंगल, ऑस्टिन, रॉक और जेरिको। और गाइस यहाँ पे जेरिको कहते हैं कि मुझे कोई क्लू नहीं था कि ये मैचेस मैं जीतने वाला हूँ या फिर नहीं, लेकिन इन मैचेस का पार्ट बनना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की बात थी। तो सबसे पहले WWF चैंपियन कर्ट एंगल को अपने मैच में हरा देते हैं और कोफी किंगस्टन यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने 2 सबसे बड़े टाइटल्स को यूनिफाई कर रही है और तुम्हें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना रही है तो इसका मतलब ये है कि तुम उस कंपनी के बेस्ट सुपरस्टार हो। और पॉल हेमन कहते हैं अगर हम ढंग से देखें तो इन 4 सुपरस्टार्स में से प्रॉब्ली तुम क्रिस जेरिको को सबसे नीचे रखोगे कि आखिर कौन इसको जीतने वाला है। लेकिन WWE ने यहाँ पे एक बार पूरी दुनिया को फिर से शॉक कर दिया क्योंकि जेरिको ने रॉक को हराया और वो बन गए द न्यू WCW या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और उसके बाद उनका मैच था WWF चैंपियन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, जहां पे वो मैच भी जीत गए गाइस और बन गए रेसलिंग हिस्ट्री के द फर्स्ट एवर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और ना ही सिर्फ उन्होंने यहाँ पे ऑस्टिन और रॉक को हराया बल्कि एटीट्यूड एरा के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स को हराया। और इस चीज से क्लियरली पता लगता है कि क्रिस जेरिको कितने बढ़िया थे। और CM पंक, सेथ रॉलिंस, JBL सारे बात बोलते हैं कि अगर WWE ने उस समय पे डिसीजन लिया तो ये बात जानते थे कि आखिर कितने कमाल के क्रिस जेरिको हैं। और ये जो चीज जेरिको ने यहाँ पर अचीव करी है और कोई कभी नहीं कर पाएगा, सिर्फ उन्हीं के नाम ये रिकॉर्ड जाता है। और जेरिको कहते हैं कि इस दिन के बारे में लोग आज भी बात करते हैं और मुझे लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी WWE ग्रेवयार्ड के ऊपर ये रिकॉर्ड लिखा जाएगा कि मैं सबसे पहला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन था और मैंने सेम नाइट पर रॉक और ऑस्टिन को हराया था। तो एक ऐसा इंसान जिसने सब लोगों की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर परफॉर्म किया, अपनी वर्थ को प्रूव करा और तब तक काम करता चला गया जब तक उसको अपने 12 साल की उम्र में देखी हुई ड्रीम एक सच्चाई नहीं बनती हुई दिख गई कि मुझे WWE का सुपरस्टार बनना है। यहाँ पे ब्रेट हार्ट, मार्क हेनरी, रैंडी ऑर्टन, क्रिश्चियन, कोफी किंगस्टन, इतने सारे सुपरस्टार्स इनको प्रेज करते हैं। और फाइनली जेरिको यहाँ पे कहते हैं गाइस कि मैं उनमें से एक रेसलर बन सका जिसकी वजह से WCW नाइट्रो और मंडे नाइट रॉ जो है वो वॉचेबल शोज बने। उस चीज में मुझे बहुत ज्यादा प्राइड फील होता है। और अगर मुझे अपने करियर के बारे में कुछ चेंज करना तो मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जितने भी अप्स एंड डाउन्स थे साथ साथ दैट मेक्स फॉर अ ब्यूटीफुल राइड। तो गाइस इस तरीके से मंडे नाइट जेरिको का एपिसोड हो जाता है खत्म। मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मतलब मजा आ गया इसको देख के क्योंकि जेरिको के बारे में मैं इतना डिटेल में जानना चाहता था क्योंकि आई स्टिल एट दिस डे लव क्रिस जेरिको। और जब भी मैं ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट या WWE में जेरिको को आज भी देखूंगा तो मैं उनको लेजेंड इसी वजह से बोलूंगा क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो इस इंडस्ट्री में शायद बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। तो गाइस ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया इसे लाइक करें और अगला एपिसोड प्रोबेबली इस सीरीज का सबसे कमाल एपिसोड होने वाला है बिकॉज द वॉर इज गोइंग टू गेट इलेक्ट्रीफाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।